इस देश में संसदीय लोकतंत्र में क्यों हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों ने कल्पना की इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कौन सी प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इस देश में संसदीय प्रणाली के अलावा भी देश में जिस तरह के शासन करने की पद्धति है उससे अलग पद्धति भी दुनिया में है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, चाइना में जावे तो अलग तरह की पद्धति है, एक पार्टी का शासन है जो प्रदेश और देश का नेतृत्व करके नीतियां बनाकर अपने देश का निर्माण करने का काम करते हैं। पर हमारे देश में जिन लोगों ने आज़ादी की कल्पना की उनके मन में कल्पना थी कि देश आज़ाद होगा, देश आज़ाद होने के बाद हम देश का निर्माण कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने मन में कल्पना की इस देश में संसदीय लोकतंत्र ही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब इस देश में उन्हें मालूम था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। उन्हें मालूम था कि इस देश में अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। इस देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में रहते हैं। उन सबको साथ देकर देश का निर्माण करना है। इस निर्माण करने के लिए एक ही तरीका है, हम इस देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाएं। इसीलिए आपने देखा हो कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हर 5 साल में हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करते हैं। और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद आज़ादी के बाद राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तब 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत और पंचायत राज के साथ नगर पालिकाओं को सशक्त करने का निर्णय किया। इसलिए हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में ये कल्पना की गई कि गांव के विकास करने की जो कल्पना है उसको चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के प्रतिनिधि करेंगे, नगर के विकास की कल्पना नगर के चुने हुए पार्षद करेंगे। लेकिन प्रदेश को विकास करने का काम प्रदेश की जो सत्ता आएगी वो नीति बनाकर प्रदेश का निर्माण करने की काम करेगी। देश का निर्माण करने का काम देश में जो सत्ता में आएंगे वो नीति बनाकर देश का निर्माण काम करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान है वो जानते हैं कि हमने इस देश में जो संविधान की कल्पना की उसमें एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अंतर्गत संसद में चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो संसद में वही कानून बना सकता है जो संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल में क्या क्या है। विधानसभा में सदस्य वही काम कर सकता है जो संविधान में बातें लिखी हुई है। एक विधानसभा का सदस्य विदेश नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य कॉमर्स की नीति नहीं बना सकता, एक विधानसभा का सदस्य रक्षा नीति नहीं बना सकता। चुना हुआ संसद का प्रतिनिधि दिल्ली में बैठकर देश की रक्षा करने के लिए रक्षा नीति बनाता है, विदेश नीति बनाता है। ये नीति और निर्धारण करने का काम हमारे संविधान में किया गया है। और इसी दृष्टि से राजस्थान में या अन्य प्रदेश को विकास करने के लिए संविधान में कहा गया है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, सिंचाई कैसे होनी चाहिए, सड़क कैसे होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कृषि की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उद्योग कैसे लगने चाहिए। इन विषयों के संबंध में प्रदेश की सरकारें नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करें। हमें सौभाग्य है इस देश में आज़ादी के बाद, हमें सौभाग्य है इस देश जो हल्दी घाटी की धरती है, जिस धरती पर महाराणा प्रताप पैदा हुए, हमें गर्व है हम उस धरती में हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। हम सबको गर्व की बात है जब महाराणा प्रताप हमारा सबके लिए पूजनीय है। हम उस मिट्टी में है जिसको हल्दी घाटी का युद्ध का, पर हम इस मिट्टी के भी हैं जिस मिट्टी में यहाँ पर सेनाथ जी आके विराजते हैं। सेनाथ जी यहाँ पर विराजने के बाद इस देश में जो आज़ादी की कल्पना की नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये धरती जिस पर हल्दी घाटी पर महाराणा प्रताप के लोगों को युगों तक याद रखा जाएगा, उनके वंश के लोगों को याद रखा जाएगा, उनके परिवार को लोगों को याद रखा जाएगा। और साथ में ये भी याद रखा जाएगा कि देश आज़ाद हुआ था, उस देश आज़ाद होने में इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले लोग मेवाड़ की इस धरती पर सबसे ज़्यादा कहीं पर हुए हैं वो नाथद्वारा की धरती पर हुए हैं। और नाथद्वारा की धरती के कारण आज जो देश प्रदेश का निर्माण हुआ है उस निर्माण करने में उन लोगों ने भागीदारी निभाई है जिन्होंने आज़ादी के समय में प्रजामंडल के इतिहास बनाकर इस देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश बनाने का काम किया। क्या हमें गर्व नहीं है कि इस मिट्टी से नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी पैदा हुए? क्या हमें गर्व नहीं है इस मिट्टी से राजेंद्र पाल सिंह जी चौधरी हुए? क्या हमें घमंड नहीं है इस मिट्टी से नरोत्तम जी चौधरी पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है इस मिट्टी से मास्टर किशनलाल जी पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है फतेहलाल जी बापू पैदा हुए? क्या हमें घमंड नहीं है रघुनाथ जी पालीवाल पैदा हुए? हमें घमंड है हमारे इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण देश जो आज़ाद बना है और प्रदेश आगे बढ़ने का काम किया है।
तब इस प्रदेश में आजादी के बाद राजस्थान को नवनिर्माण करने की किसने कल्पना की? तो कांग्रेस पार्टी ने की। और हम सौभाग्यशाली हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया जिनके पिताजी तिलका जी परिवार के यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, जो दामोदर स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम में कोच के रूप में जो उन्होंने काम किया, उनके पुत्र मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में 18 साल तक राजस्थान का निर्माण करके इस देश में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज नौजवान पीढ़ी के लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि हिमालय का पानी राजस्थान में आ सकता है। ये मोहनलाल सुखाड़िया के मन में कल्पना थी कि हिमालय का पानी राजस्थान में आना चाहिए। आज हम बनास देखते हैं, आप जाके देखिए बीकानेर में, जाके देखिए गंगानगर में जो राजस्थान कैनाल बनी हुई है, वो कैनाल बनी हुई है बनास की तरह बनी हुई है। उस हिमालय के पानी को बीकानेर में लाने का काम, उस हिमालय के पानी को गंगानगर में लाने का काम किसने किया है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है, जिसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया है। इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा किया, जिसके मन में कल्पना थी कि राजस्थान का निर्माण करने का काम मैं करेंगे। और मोहनलाल सुखाड़िया को ताकत देने वाले कौन थे? क्या नरेंद्र पाल सिंह चौधरी नहीं थे? क्या परमान त्रिपाठी नहीं थे? क्या नरोत्तम चौधरी नहीं थे? ये उनके कॉन्टेम्पररी थे, ये उनके थे। सत्ता में आने के बाद एक रास्ता पकड़ा मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, जिससे प्रदेश का निर्माण करने का काम किया, पर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए विरोध करने का काम भी किया। वो भी श्रेय जाता हमारे पार्टी के यहाँ पर नरेंद्र पाल सिंह चौधरी से पैदा हुए, परमान जी से आदमी पैदा हुए, जिन्होंने सत्ता के साथ साथ संघर्ष करने का काम किया कि सत्ता का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। समाजवादी समाज की कल्पना करना, जयप्रकाश नारायण मन की कल्पना करना, राम मनोहर लोहिया की कल्पना करना, उन विचारों से प्रेरित होकर उस समय के तत्कालीन मोहनलाल सुखाड़िया जी जो राजस्थान के थे, उनकी नीतियों का विरोध करने का काम हमारे नेताओं ने इसलिए किया था कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी एक होता है, विपक्ष भी एक होता है। इस धरती को सौभाग्य मिला है, सत्ता में काम करने का भी मौका मिला है। इस धरती को यह भी सौभाग्य मिला है कि सत्ता पे अंकुश लगना चाहिए। सत्ता इस तरह की नहीं हो जाए कि जनता के दुख सुख में भागीदारी निभा नहीं पाए, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए, काम करने के लिए आजादी की लड़ाई में लेने वाले जैसे लोगों ने समाजवादी समाज की कल्पना करने के लिए एक दूसरा रास्ता पकड़ा। यही लोकतंत्र की ताकत है। सत्ता पक्ष में होगा, विपक्ष होगा, पर नीति के आधार पर देश का निर्माण करने का काम करेंगे और नीति के आधार पर देश से विरोध करने का काम करेंगे। ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। आज मैं वोट मांगने के लिए क्यों आया? ये तो सीपी जोशी एक विदेशी मास्टर का लड़का है, मैं तो साधारण घर से पैदा हुआ था। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं राजस्थान का एमएलए बनूं। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की मैं राजस्थान का मंत्री बनूं। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी मैं पार्टी का अध्यक्ष बनूं। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भारत सरकार में मंत्री बनूं। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं भारत की कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनूं। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं आज विधानसभा का अध्यक्ष बनूंगा। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है मैं 1980 में एमएलए बन गया था, 1985 में एमएलए बना था। 10 साल तक मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहा। मैं विधानसभा के सदस्य के साथ साथ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का लेक्चरर भी था। ये मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 60 साल तक कुर्सी की नौकरी करूंगा और 60 साल की नौकरी करने के लिए मुझे कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं थी। पर मैं सौभाग्यशाली था कि 30 साल की उम्र में मोहनलाल जी सुखाड़िया के आशीर्वाद से मुझे राजस्थान में विधानसभा में जाने का मौका मिला। तभी मैंने कल्पना कर ली थी कि मुझे 60 साल तक राजनीति में रेलेवेंट रहना है। आज मेरी उम्र 73 है। मैं 80 में एमएलए रहा, 85 में एमएलए रहा, 10 साल तक एमएलए रहा। मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। राजस्थान में जगन्नाथ जी पाटिया की सरकार बनी, शिवचंद्र माथुर की सरकार बनी, हरदेव जोशी जी की सरकार बनी, फिर बाद में शिवचंद्र माथुर जी की सरकार बनी। मैं 80 से 90 तक एक विधानसभा के सदस्य के रूप में गांव से क्या तकलीफ है उसको देखने और समझने का मैंने काम किया। भागल क्या होती है, गांव का आदमी कैसे रहता है, क्या तकलीफ है। जब मैं चुनाव लड़ने आया था 1980 में, तो मुझे आज भी याद है सेमा में लिखा हुआ था पानी नहीं तो वोट नहीं, कोसीवाड़ा में लिखा था पानी नहीं तो वोट नहीं। पूर्वा में जाकर देखा था मैंने कैसे गर्मी के समय में आदमी सीढ़ी से नीचे उतर कर पानी लेके आता है। मैंने देखा था 1980 में गांव का गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, 8 बजे बजाता है, 2 बजे आता था, मजदूरी मिलती थी 20 रुपए 30 रुपए मजदूरी मिलती थी। एक तो रोटी लेकर उसमें प्याज लेकर वो अपना परिवार को चलाने का काम करता है। मैंने देखा है 80 में, मैंने देखा है कि सड़क कहाँ थी, 80 में मैंने देखा बिजली कहाँ थी, 80 में मैंने देखा स्कूल कहाँ थी। मैं सब चीजें देखी थी मैंने। और 80 से 90 तक मुझे सौभाग्य मिला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही।
मोहनलाल सुखाड़िया रहे, मोहनलाल सुखाड़िया के साथ गुलाब सिंह जी सत्ता उतरे, हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर रहे, हीरालाल जी देवपुरा रहे, शिवसेन जी माथुर रहे, हरदेव जोशी जी रहे, भीखा भाई रहे। इस मेवाड़ के बड़े बड़े नेता थे। उस समय मैं भी 29 साल का एक नौजवान एमएलए था, जिसके मन में कल्पना थी कि जब कभी भी मैं मौका मिलेगा हम अपने इलाके की तकदीर को बदलने का काम, हमने तकदीर बदलने के काम लेकर हम एमएलए बने। और आज कहते हुए प्रसन्नता है, आज कहते हुए प्रसन्नता है 1980 का नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र और 2023 का नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र को यदि कल्पना करें तो सड़क सब जगह है, स्कूल सब जगह है, सब सेंटर सब जगह है, पशु चिकित्सालय सब जगह है, बिजली की व्यवस्था सब जगह की, एनीकट सब जगह बनाया है, बागेरी का बांध बनाया है, चिकलवास का बांध बनाया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, आयुर्वेद कॉलेज खोलने का काम किया, वो सब काम किया है जो इस इलाके के नौजवान पीढ़ी के जीवन को परिवर्तन करने का काम करते। क्यों कर सके? इसलिए कर सके कि हमारी पार्टी सत्ता में थी। क्यों कर सके हम? इसलिए जिनके साथ काम करने का मौका मिला उन्होंने मैं मौका दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं 98 में जब तीसरी बार मंत्री एमएलए बना तब अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मेरे उनके संबंध 1980 थे। 1980 में भारत सरकार के मंत्री थे, डिप्टी मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी के जमाने से। तब से मेरे और अशोक जी गहलोत के राजनीतिक संबंध रहे हैं। पर मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय में राजनीति में आने के बाद मुझे राजस्थान में काम करने का मौका देने का किसी ने काम किया, मेरी क्षमता को पहचान कर किसी ने काम करने का काम दिया, उसका नाम अशोक गहलोत। 98 में मैं सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बना। मैं डिप्टी मिनिस्टर नहीं था एसी में, मैं स्टेट मिनिस्टर नहीं था। 98 में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना और कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बना, 98 से 2003 तक राजस्थान का ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिस पोर्टफोलियो का मंत्री सीपी जोशी नहीं रहा हो। पूरी एजुकेशन सीपी जोशी के पास थी, पीएचडी सीपी जोशी के पास थी, रूरल डेवलपमेंट सीपी जोशी के पास था, पंचायत राज सीपी जोशी के पास था। तब सीपी जोशी को फ्रीडम मिली थी। गांव के गरीब आदमी का बच्ची छोटी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है, बच्ची छोटी है गांव में बैठने के जा नहीं सकती है। तब हमने राजीव गांधी पाठशाला की कल्पना की और राजस्थान में हमने 25,000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में 250 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली। पाठशालाएं नहीं खोली, हमने उसका भवन भी बनाने का काम किया, हमने पानी के लिए उसके हैंडपंप व्यवस्था करने की काम किया। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि गाँव का गरीब आदमी का बच्चा राजीव गांधी पाठशाला से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का कल्पना करने का काम कर रहा है। ये काम हम 98 में पंचायत राज मंत्री नहीं बनते तो नहीं कर सकते। मैं राजस्थान सरकार में मंत्री नहीं होता तो अशोक गहलोत जी के निर्णय करवाकर ये बागेरी की योजना नहीं बना पाते थे। भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार ने फैसला कर लिया था कि बनास के अंदर 2 मीटर से ज्यादा निकट नहीं बन सकता है, पीने की पानी की व्यवस्था करनी थी। अशोक जी गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनके कैबिनेट का मंत्री था। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पीने के पानी की तकलीफ है, हमें योजना बनानी पड़ेगी और योजना बनाने के लिए नियम और कानून बदलने पड़ेंगे। और मुझे आज कहते हुए गर्व है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जिसमें कमला बेनीवाल जी, गुलाब सिंह जी सत्तावत, माधव सिंह दीवान, ये जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, इनकी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई और हमने बागेरी की योजना बनाकर ये बताया कि पीने के पानी की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं होता, मुझे कैबिनेट में मौका नहीं मिलता तो आज पीने के पानी की जो हम कल्पना कर रहे हैं वो पानी की कल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। चिकलवास का बांध बनाया तब भी लोगों ने विरोध किया, बागेरी का बांध बनाया तब भी लोगों ने विरोध किया। तो हमारे मन में कल्पना थी हमारे इलाके में पीने की पानी की तकलीफ है, उसको दूर करना है। तो मुझे आज कहते हुए गर्व है, हमने वो सोच रखी। भारत सरकार का पानी का जो मिशन आया, उस मिशन के बाद नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में, हर बागन में पीने का पानी पहुंच सके, ये व्यवस्था करने का काम इसलिए कर सके हम। तो बागेर की योजना पहले बना रखी थी, चिकलवास की योजना बना रखी थी। ये योजना राजसमंद में नहीं है, ये योजना कुंभलगढ़ में नहीं है। आज 2 विधायक हम खड़ा करने के लिए कितने कर रहे हैं। आने वाले समय में कल्पना है कि राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ का काम हो, राजसमंद जिले का राजसमंद का काम हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन भाइयों के लिए भी पीने की पानी की व्यवस्था करें, ये सोच कर काम करना चाहिए। अशोक जी गहलोत तो मुझे चाहते तो मैं नाथद्वारा में जिला बना सकता था, मेरी बात इन्होंने कब मना की। मैंने जिला बनाने की कल्पना नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? मेरे मन में कल्पना है, मैंने देखा है दुनिया में बदलाव कैसे होता है। यूआईटी उदयपुर बन गई थी 60 में और डेवलपमेंट ऑथोरिटी आप बनी है।
मेरे मन में कल्पना है कि आने वाले 10 साल में कि नाथद्वारा और कांकरोली मिलकर एक नया शहर बने, ऐसा शहर बने जो उदयपुर से भी आगे बड़ा शहर बने। कॉलेज यहाँ हो, मेडिकल कॉलेज यहाँ हो, मार्बल की बंडी यहाँ हो, डेयरी का मामला यहाँ हो और एक विकसित शहर बन सके, ये मन में कल्पना लेकर मैंने नाथद्वारा को जिला नहीं बनाया। मुझे मालूम है, नौजवान पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर डिपॉजिट आज कहीं पर है तो रेल मगरा के अंदर है। उस रेल मगरा में स्पेल्टर लगना चाहिए। मैंने अशोक जी गहलोत से बात की, अशोक जी गहलोत को सहमत करवाया, अनिल अग्रवाल जी से बात की और हमारे मन में कल्पना है, इसलिए वोट मांगने के लिए आए हैं कि अब की बार वोट मांगने के बाद हमारे और अशोक जी के मन में कल्पना है कि रेल मगरा में एक बड़ा स्पेल्टर लगना चाहिए, इससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। हम वोट मांगे इसलिए नहीं है हमारा कोई हिसाब किताब बाकी है, हमने कोई काम नहीं किया हिसाब किताब उठा के देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, किसी भी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र में जो काम होना चाहिए उसमें हमारा खाता कमजोर नहीं है। कोई भी मापदंड उठा के देख ले, एक खाता हमारा कमजोर है। सीपी जोशी 1980 का एमएलए, अशोक गहलोत जी 30 बार के मुख्यमंत्री, उनकी गुडविल से नाथद्वारा के विकास के लिए जो काम किया वो काम कर पाए और एक काम अशोक गहलोत जी और हम नहीं कर पाए, वो काम हम नहीं कर पाए। उदय जी मास्टर का एक लड़का पढ़ लिख कर होशियार बनकर इस जगह पहुंच सकता है, मेरे इलाके के गरीब आदमी का बच्चा क्यों नहीं पहुंच सकता? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है हमारी बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं है छोटी जोत छोटी पानी की व्यवस्था है उसमें कैसे हम खेती करके परिवार को आगे बढ़ाएंगे? मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ। 1980 में जो काश्तकार 1980 में 4 बीघा जमीन थी, उस 4 बीघा जमीन में 10 साल का बच्चा था 1980 में, 2000 में उसकी उम्र 30 साल हो गई। उसकी खेती में कितना पाती है? 2 बच्चों के लिए 2-2 बीघा पाती है यार। और 2000 में जिनके बच्चे हो गए वो 2030 में कितनी जमीन पाती जाएगी? 1 बीघा जमीन पाती जाएगी। 1 बीघा जमीन 30वीं पीढ़ी में वो किसान जिसने सीपी जोशी को वोट दिया, वो किसान जिसकी 30वीं पीढ़ी का बच्चा 1 बीघा जमीन, पढ़ा लिखा नहीं, होशियार नहीं, जमीनी का उसका काम नहीं समझता तो मजदूरी करने के लिए कहाँ जाएगा? सूरत जाएगा, बम्बई जाएगा, कलकत्ता जाएगा? क्या मन में कल्पना नहीं है कि उस 1 बीघा जमीन का काश्तकार का प्रतिनिधि सीपी जोशी एमएलए से यहाँ पहुंच गया, उसके बच्चे को भी अधिकार है, वो भी पढ़ लिख कर हाकिम बनकर हुकूमत करने का काम करे। ये काम कौन करेगा? ये काम करने की जिम्मेदारी हम पर है। इसलिए मैं लोगों को, कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं तो वोट हम इसलिए नहीं मांगे सड़क बनाएंगे, वोट इसलिए नहीं कि हम इरिगेशन बना रहे हैं। एक मन में कल्पना है, मेरे इलाके के लोगों भी पढ़े लिखे होने चाहिए, हाकिम बनने चाहिए, हुकूमत करने चाहिए, इस प्रदेश की नीति में बनाने में भागीदार करना चाहिए। मैं पहला जनप्रतिनिधि था जिसने सोचा था कि डांगी समाज के लोगों को भी एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। मैं पहला जनप्रतिनिधि था जिसने खरबट ज़्यादा क्या होते हैं उनको भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलना चाहिए। ये मन में कल्पना ली, तब मन में आज गणेश जी परमार एमएलए बने या पुष्कर डांगी एमएलए बने। यदि ये एमएलए नहीं बनते तो न बीजेपी कभी डांगी को वोट देती, न कभी परमार को वोट देती। और मैं पढ़ा लिखा आदमी था कि जब ये जमात इसके अलावा कहीं भी नहीं है, जमीन का इनके ऊपर इनका रहता है। इन्होंने संघर्ष नहीं किया। मैंने फैसला करवाया अशोक गहलोत जी से कि खरबट सदाना समाज के लोगों को रिजर्वेशन करना चाहिए। और आदमी कहते हैं खुशी है कि जो खरबट सदाना बच्चा पढ़ लिख कर होशियार बन रहा है उसको सरकारी नौकरी में मिल रहा है। अब आरक्षण में मिल गया तो पंच बन रहा, सरपंच बन रहा, प्रधान बन रहा है। और ये आरक्षण नहीं होता तो क्या मिलता? मेरे को तो कोई कहने नहीं आया था, पर मेरे मन में कल्पना थी कि इन लोगों को भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। सत्ता में भागीदारी मिलने के लिए हमने अशोक जी गहलोत से बिना आंदोलन के, आंदोलन नहीं करवाया है, कोई संघर्ष नहीं करवाया। हमने यहाँ पर खरबट सदाना समुदाय के लोगों को आरक्षण किया है। उस आरक्षण का फायदा है कि आज पढ़ा लिखा जो बच्चा है वो नौकरी करने का काम कर सकता है, रिजर्वेशन में पंचायत का सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है। यदि ये फैसला नहीं करते तो समाज को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। यही राजनीति है। राजनीति में भी मौका मिलता है तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन चीजों को देखते हो, समझते हो, उसको बदलने का काम करो। और मुझे कहने में खुशी है कि 43 साल की उम्र, मेरी उम्र 73 हो गया, 73 साल की उम्र में मन में कल्पना है एक भूदेव जी मास्टर का लड़का जो नाथद्वारा के स्कूल में पढ़ा, जिसको उदयपुर में जाकर पढ़ने का मौका मिला, जिसे राजनीति में संरक्षण मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, उसने नीति बनाकर अपने इलाके की तरक्की करने का काम किया। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे मन में कल्पना है मेरे किसान के बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो, किसान की खेती की तरीका बदले,
गेहूं और मक्की से परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। मक्की के और गेहूं के अलावा कैश क्रॉप पे पैदा करनी पड़ेगी, फसल उगानी पड़ेगी सब्जी की, 2 पैसे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। गाय भैंस को हम पालना जानते हैं तो हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस लावे, 2 पैसा ज्यादा घर में आएगा तो उससे परिवार को आगे बढ़ने का काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डेयरी बनाई है, इसलिए डेयरी का प्लान बनवाया या इसलिए कैटल फीड का काम बनाया है कि आने वाले समय में हमारे परिवार के लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सके। और एक बड़ा काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, उस काम को भी समझने की जरूरत है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक व्यक्ति के मन में कल्पना है कि हमारी जो माताएं हैं, जो घर पे काम करती है, बाल बच्चे का ध्यान रखती है, जानवर का ध्यान रखती है, मेहमान का ध्यान रखती है, पर उसका पति कमाने वाला नहीं हो तो बेटी को कुछ देने के लिए अपने पति की तरफ देखना पड़ता है। अपने भाई की शादी में जाने पर तो पति को देखना पड़ता है। वो पति के पास पैसा हो तो कुछ नहीं कर सकता है, वो पैसा कैसे उसके हक में है। इसलिए हमने फैसला किया है कि सरकार अब बनेगी उस महिला के सम्मान के लिए हर 1 साल में उसके खाते में 10,000 रुपए खाते में डालेंगे, जिससे सम्मान के साथ वो अपने बहन बेटी की इज्जत कर सके और पैसा करने का काम कर सके। है कोई आदमी जो सोचा कि अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस की सरकार है जिसने सोचा था गरीब आदमी की बीमारी का पैसे कैसे होता है। मैंने देखा है 18 साल का नौजवान 4 बार अकाल पड़ गया है, परिवार का पालन पोषण करना है, मजदूरी करने के लिए जा रहा है, सूरत जा रहा है, बंबई जा रहा है। 18 साल का आदमी 50 साल की उम्र में खांसता है, खांसी हो जाती है, काम नहीं करता है, देवरे जाना पड़ता है, देवरे इलाज नहीं तो उदयपुर जाना पड़ता है, उदयपुर नहीं तो अहमदाबाद जाना पड़ता है, खेत गिरवे रखना पड़ता है। आदमी भी जाता है और खेत भी जाता है। ये कहानी गांव-गांव की मैंने नजदीक से देखी है। और आज कहते हुए घमंड है कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने फैसला किया है कि गाँव के गरीब आदमी का कोई भी तकलीफ हो तो उसके 25 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। खाली आधार कार्ड लेकर चले जाओ, तो आधार कार्ड का काम करेगा। ये काम आदमी कौन करेगा? जो गरीबी देखी हो, जिसने तकलीफ देखी हो, जो जिंदा रहा उनके साथ, जिनका अनुभव किया हो, वही आदमी नीतियों बनाने का काम कर सकता है। इसलिए कहते हैं गरीब नहीं, जिसके पाँव में फटी ब्याह नहीं उसको मालूम नहीं कि तकलीफ क्या होती है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन पीढ़ी के लोगों को पढ़ने का मौका मिला। हमारे पिताजी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, हमारे पिताजी स्कूल भी पढ़े थे, पर उन्होंने हमको पढ़ाया था। इसलिए हम आज ये बोल रहे हैं, मेरे मन में कल्पना है मेरे इलाका का किसी भी जात और समाज का लड़का हो वो पढ़ लिख कर होशियार और हकम बनना चाहिए। क्या कभी मन में कल्पना की? गांव का गरीब आदमी का ब्राह्मण का लड़का, गांव का ग्रामीण आदमी का राजपूत का लड़का, गांव का ग्रामीण आदमी का ओबीसी का लड़का, बाप पढ़ा लिखा नहीं, उसको बीए करा रहा है, बीएड करा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। कट ऑफ में परसेंटेज किसके बन रहे हैं? शहर में रहने वाले ब्राह्मण के लड़के के, शहर में रहने वाले राजपूत के लड़के के, शहर में रहने वाले ओबीसी के लड़के के। ये अंतर समझ रहे हैं आप? वो बच्चा 5 साल तक बीए बीएड करने के बाद नौकरी नहीं लग रही है, 45 नंबर से मैंने पढ़ा दिया, बच्चा नौकरी लग नहीं रही है, और नौकरी नहीं लगने के बाद कोई नशा कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और घर में क्या हालत बन रही है। ये मोबाइल ने क्या क्रांति कर रखी है, उस क्रांति को मैंने देखा है, समझा है। इसलिए मैं जगह कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, कांग्रेस को तो वोट देना, पर एक काम जरूर करना। आपके घर में यदि बेटी है, 10वीं बच्ची को पढ़ाना बहुत जरूरी है। जो परिवार बच्ची को नहीं पढ़ाएगा वो बच्ची के माँ बाप के अपने परिवार का धर्म नहीं निभाए। आपको मालूम नहीं इस मोबाइल में क्या बच्चे बच्ची देख रहे हैं। यदि माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा बच्चे को समझा सकेगी। इसमें सब गुण है, इसमें सारे अवगुण है। ये कौन कहेगा? वोट लेने वाला आदमी कहेगा। ये आदमी वो कहेगा जिसने तकलीफ में निकल कर दुनिया के बदलाव को देखने का काम किया, और हम देख रहे हैं। कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद क्षेत्र का विकास भी करावे, पर साथ साथ जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उस सामाजिक बदलाव में भी लोगों को भागीदारी निभाए, तब जाकर हमारे इलाके में खुशी आती है। इसलिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए अशोक जी गहलोत, हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब वो कौन से मापदंड है जिससे एक परिवार खुश रह सके। परिवार खुश रहेगा यदि बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा होगा, परिवार खुश होगा जब उसके स्वास्थ्य ठीक होगा, परिवार स्वस्थ रहेगा जब शिक्षा की व्यवस्था होगी। नए सिरे से एक नया राजस्थान बनाने के लिए, एक ऐसा राजस्थान बनाने के लिए जिस राजस्थान में गरीब आदमी के हर हकूक के लिए राज की नीतियां बनने का काम कर सके। है किसी के मन में कल्पना? महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या की स्थिति बना करेंगे? महंगाई में राहत देने का काम करने का काम किया। पहली बार अशोक गहलोत ने फैसला किया कि गांव में किसी गरीब आदमी के लंपी से या बीमारी से गाय और भैंस मर गई हो तो उसको 40,000 रुपए देंगे। 40,000 रुपए इसने पशुपालन विभाग में नाम लिखा दिया। आप नया काम किया, कामधेनु योजना बनाई है। आपके घर में यदि 2 जानवर हैं, गाय या भैंस, 2 गाय या 2 भैंस, कामधेनु में पूरा का पूरा बीमा सरकार करा रही है। तो कोई भी जानवर मर जाएगा तो 40,000 रुपए तक का पैसा राज अपने कोष से देकर का काम करेगा।
यही काम नहीं कर रहे हैं। हमने एक काम और किया है, गाय का जो गोबर है, भैंस का जो गोबर है, उस गोबर की जो उपयोगिता है उसको देखते हुए हमने फैसला किया है कि आने वाले समय में हम 2 रुपए किलो उस गोबर को भी खरीदेंगे, जिससे गांव माता की सेवा हो सके और 2 पैसे की आमदनी होने का काम करें। नए सिरे से लोगों की समस्या निवारण करने का काम इस देश में करने का काम हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हम वोट लेकर जनता के बीच में आपको वोट मांगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए भाइयों, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहें, उसके पहले इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नामांकन में मैंने आपको आमंत्रित किया तो मैं मंत्री भावना आपके सामने रखूं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं महाराणा प्रताप की संसद का सबका सम्मान करता हूँ, सबको सम्मान करना चाहिए। ये लड़ाई वंश की लड़ाई नहीं है, हमसे बड़े परिवार महाराणा प्रताप का वंश हम सबके लिए स्मरणीय है, हम सबके लिए आदर का है। लेकिन लोकतंत्र में सुख दुख में भागीदारी ने किसने निभाई? कोरोना का जब क्या था तब भी प्रजा यही थी, राजा भी यही थे, तकलीफ थी तब प्रजा क्या राजा यही थे। तब लोकतंत्र में तो जनता के बीच में दुख सुख में भागीदारी निभाकर यदि हम जनता की सेवा करें तो निश्चित तौर पर वोट का अधिकार आपको फैसला करना है। नामदार एक दार होगा, कामदार एक तरफ होगा, तो नाम का फैसला करना कि काम का फैसला करना है, ये फैसला आपको करना है, मेरे को फैसला नहीं करना है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे मन में कभी भी नहीं है। मेरे साथी कल्याण सिंह जी ने मुझे एक वोट कराया, मुझे कोई गलबा शिकायत नहीं। लोकतंत्र में जनता ने उन्हें वोट दिया, कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने मैं हारा, मैं स्वीकार करता हूँ। पर मैं लोकतंत्र में बिना जनता की सेवा किए वोट हार जाऊं, ये मेरे मन में तकलीफ रहेगी। ये फैसला आपको करना है, तो मेरे साथ करना है, उनका साथ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। पर मैं संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, और संसदीय लोकतंत्र इस बात का प्रतीक है, नीति के आधार पर देश का निर्माण होता है। मैंने उदाहरण दिया आपको, अकाल रात में मैंने काम देखा है, आज अकाल रात नहीं चलता है। आपको याद होगा 2006 में हमने योजना बनाई थी नरेगा की, तब हमने लोगों को कहा कि 80 रुपये मजदूरी देंगे। 2009 में मुझे संसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला भीलवाड़ा में, तब हमने हिंदुस्तान की जनता को कहा कि 2009 में दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो 100 रुपये नरेगा में मजदूरी देंगे। आपके आशीर्वाद से 2009 में मुझे सांसद बनने का मौका भी मिला, और भारत सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला। उन नरेगा में सीपी जोशी जो नाथद्वारा का विधायक रहा है, जिसको भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है, उसने भारत सरकार के इस कानून में एक परिवर्तन करवाया। और परिवर्तन कराया, नरेगा में हर 1 अप्रैल को मजदूरी बढ़ेगी। आज नरेगा में काम करने वाले को 265 रुपये मिलते हैं, अगले 1 अप्रैल को और पैसा बढ़ेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे मजदूरी बढ़ेगी। ये कानून बनाया, उस कानून का क्या अंतर है? उस कानून का अंतर आया, आज कोई मकान काम करने के लिए मजदूर लेके जाना चाहता है तो मजदूर 20 रुपये में नहीं आता है, 40 रुपये में नहीं आता है, 250 रुपये के नीचे कोई मजदूर काम करने नहीं आता है, और कारीगर कोई 500-700 रुपये के नीचे नहीं आता है। ये नरेगा का कानून नहीं बनाते तो उस गरीब आदमी को कभी ताकत नहीं मिलती। कानून बनाकर किसी के जीवन में परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना नहीं होती कि इस देश में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए IIT की स्थापना करनी है, उस समय देश की आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान में IIT की कल्पना की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस IIT की कल्पना का फायदा क्या हुआ? दुनिया में जो नई क्रांति हुई है, सूचना की क्रांति, उस सूचना की क्रांति में गांव हिंदुस्तान का गरीब आदमी पढ़ लिख कर IIT से सिलिकॉन वैली में गया, और आज जो ये सूचना की क्रांति हुई है, उस सूचना की क्रांति के कारण दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान का हुआ है वो केवल मात्र हुआ है इस IIT के कारण, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना की। आज सूचना क्रांति में हिंदुस्तान का नौजवान आगे है। ये जो इंस्टाग्राम, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये दुनिया का गूगल, ये सब काम करने का काम किसने किया? हिंदुस्तान के गरीब घर के बच्चों ने किया है, जो IIT से पढ़कर सिलिकॉन वैली जाके गया। अमेरिका के लड़के ने नहीं किया, ये UK के लड़के ने नहीं किया। ये IIT की स्थापना की तो दुनिया की सूचना क्रांति का अंतर ये हो गया, बिरला और टाटा से ज्यादा वो गरीब आदमी का बच्चा जो IIT है, जिसने ऐप बना के बेचा है, उसके पास पैसा ज्यादा है बनिस्बत के दूसरे के। दुनिया बदल गई, उसका फैसला करने का काम हमने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना की थी, वैज्ञानिक नीति बनाने की कल्पना की, वो वैज्ञानिक नीति बनाकर वो संस्थाएं खड़ी की जिसके कारण हम चंद्रमा में जा रहे हैं, जिसके कारण हम उपग्रह में जा रहे हैं, जिसके कारण हम ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये नीति बनाकर निर्माण करने का काम एक दिन का काम नहीं है। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर वोट ले सकते हैं, पर नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है।
आज हमारा देश नौजवान का देश है। 28 वर्ष की उम्र हमारे देश की है। दुनिया का नौजवान हमारे यहाँ देश में है। उसको रोजगार देने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते हैं, बिजली पैदा करनी पड़ती है। कल कारखाने लगे, बिजली लगे, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। केवल मात्र मंदिर का निर्माण करने से श्रद्धा बढ़ती है। हमारे में नाथ जी का मंदिर है, दुनिया के लोग आते हैं, हमें घमंड है। और रोजगार करने के लिए तो काम हमें करना पड़ता है। मंदिर बनना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान ज्ञान दें। तो सनातन धर्म कमजोर है, ये तो पहली बार समझ में आया। सनातन धर्म कहाँ से कमजोर हो गया? सनातन धर्म आदि और अनादिकाल से है। अनादिकाल से भी कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सका। अब राजनीति के लिए खत्म कर सके तो बात अलग है। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सनातन धर्म को खत्म करने का नारा देकर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, पर लोकतंत्र में नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम ये नहीं कर सकते। क्या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ? क्या अशोक गहलोत जी ने गाय के लिए काम नहीं किया? 3000 करोड़ आयोग के लिए काम करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने नाथद्वारा में सियान के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या रेल मगरा के माता जी के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या गोपागुड़ा के माता जी के लिए मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? कोई भी सरकारें आएगी, धर्म की प्रति निष्ठा होगी। हर देश के नागरिक को स्वतंत्र है, अपने भगवान को माने, धारा जी को माने, भैरू जी को माने, शिव जी को माने, हनुमान जी को माने, सबको माने और सबसे प्रार्थना करें भगवान हमें सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे जिससे हम अपना जीवन अच्छा कर सकें और जो जिम्मेदारी हमें मिले उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर सकें। तो मुझे आज कहते हो घमंड है, मैं भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मेरा परिवार में संस्कार मानते हैं, और राजनीति में मुझे एमएलए बनने का मौका मिला है तो ईमानदारी से उसका काम करने के कारण एक विधान प्रस्तुत किया है। एमएलए बनेंगे तो भी काम करेंगे, मंत्री बनेंगे तो भी काम करेंगे, स्पीकर बनेंगे तो भी काम करेंगे, और जनता के दुख सुख में भागीदारी बनाकर उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेंगे। और यही काम हमने करके विधान प्रस्तुत किया है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, तो वैभव जी गहलोत भी यहाँ है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, अशोक जी गहलोत जी भी यहाँ है। इससे बड़ा सौभाग्य श्रीनाथ जी की धरती पर किसका हो सकता है कि जिसके नामांकन में हम एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ अपना बात सुनेंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को बदलने के लिए काम किया। ये मेरे लिए भी सौभाग्य है। जब मैं नामांकन भर रहा हूँ तो आज जो उपस्थिति है, मैं आशा करता हूँ कि आप और हम सब उनका इतना बड़े उनका सम्मान करेंगे, तालियों से उनके घर का स्वागत करेंगे और उनके उद्बोधन से प्रेरित होकर अपने जीवन में जो राजनीति में हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करके गांव के गरीब आदमी की मदद करके सरकार की नीति का लाभ लेकर घर घर में लोगों को समझा सके। यही सरकार है जो सरकार पहली बार गृह लक्ष्मी का सम्मान करके 10,000 रुपए उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। ये वही सरकार है जिसने गरीब आदमी के जीवन के लिए 25 लाख की तिरंगे की योजना बनाई है। ये वही सरकार है जो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाकर प्रदेश का निर्माण करनी चाहती है। मैं आशा करता हूँ आप और हम सब मिलकर जिन भावना से मैंने अभिव्यक्त किया है उसको समझेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप निश्चित सर मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं भी खड़ा होकर भी ले सकता हूँ, पब्लिक को देख रहा हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबसे अपील करता हूँ जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब साथी अपने स्थान पे बैठे, सब आराम से बैठे, सब अपने स्थान से बैठे। आप 5-10 मिनट आप बैठे आराम से। माननीय मुख्यमंत्री को आगे भी जाना है तो माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करें, बैठे आराम से प्लीज।